ओके, सो इन लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग कि अनोमलस प्रॉपर्टी लिथियम की क्या होती है एंड उसकी अनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों होती है। ठीक है, तो मैं फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज कराता हूँ। अनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो लिथियम ही शो करता है और बाकी उसके ग्रुप के एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं। सो लिथियम की एक खासियत है कि वो अनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है। ना ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेकंड पीरियड के हर एक एलिमेंट के केस में होती है। सेकंड पीरियड का हर एक एलिमेंट अनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है और वो अपने ग्रुप के जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी तरह रिएक्ट या उनकी तरह प्रॉपर्टी शोज नहीं करता है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। रुको, अभी आ रही है क्लियर? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अनोमलस प्रॉपर्टीज लिथियम शो करता है। लिथियम के साथ साथ सेकंड ग्रुप के हर एक एलिमेंट शो करता है अनोमलस प्रॉपर्टीज। और ये अनोमलस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाकी सारे एलिमेंट शो नहीं करते हैं। ये जो अनोमलस प्रॉपर्टीज होती हैं उनके दो रीज़न होते हैं। एक तो इनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। साइज क्या होता है? इनका बहुत ज़्यादा छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम बोल सकते हैं। सो हाई पोलराइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्सेप्शनली स्मॉल साइज लीड्स टू द अनोमलस बिहेवियर। इनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। नाउ हियर वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? सो डायगोनल रिलेशनशिप, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नीशियम से मेल खाती हैं। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो होता क्या है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम जाएंगे तो साइज छोटा होता है और बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो साइज बड़ा होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज क्या आ जाता है? सिमिलर आ जाता है। और अगर लिथियम से बेरिलियम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी, एंड फिर बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो लिथियम और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी सिमिलर आ जाती है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती हैं। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर हो जाती हैं और लिथियम की बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से, बाकी सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती हैं। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट हैं? सो पहली प्रॉपर्टी है कि लिथियम क्या होता है, उसका वो हार्ड होता है, उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है? उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है और इसलिए वो बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनाता है। लिथियम एक दूसरे लिथियम के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या है कि लिथियम कम रिएक्टिव होता है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और लिथियम फिर भी क्या होता है, वाटर में अगर हम लोग डाल दें तो इट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों करता है? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है। लिथियम क्लोराइड क्या होता है? डेलिक्यूसेंट भी होता है। लिथियम क्लोराइड डेलिक्यूसेंट मतलब इसकी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये क्या करता है, वाटर मॉइस्चर जो आसपास अवेलेबल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो लिक्विफाई हो जाता है। सिमिलरली लिथियम क्या करता है, कार्बोनेट से बनाता है। लिथियम कार्बोनेट तुम्हें आराम से मिल जाएगा नेचर में, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा क्योंकि लिथियम बाइकार्बोनेट स्टेबल नहीं होता है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है कि एक स्मॉल एनायन है, स्मॉल केटायन है और एक लार्ज एनायन है। तो स्मॉल केटायन लार्ज एनायन एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं करेंगे। अगर वो स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो रिजेंबल्स टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी क्या करता है, बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट अवेलेबल होता है लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद फिर लिथियम क्या करता है, इथाइनाइड नहीं बना सकता। इथाइनाइड क्या है, इथीन जब रिएक्शन करता है तो वो इथाइनाइड बनाता है।
लिथियम इथाइनाइड पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सोडियम इथाइनाइड और पोटेशियम इथाइनाइड आराम से पॉसिबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लिथियम नाइट्रेट पे। तो लास्ट की जो दो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने तुम्हें बताई थी कि जो लिथियम नाइट्रेट है जब उसको हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाकी सारे जो नाइट्रेट्स हैं उनको हीट करेंगे तो वो नाइट्राइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा है कि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड, जो लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कोवलेंट होते हैं, और बाकी सारे जो कंपाउंड्स होते हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इन सब के जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। और लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में सिमिलैरिटीज है। पहली चीज सिमिलैरिटी क्यों है, और फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि सिमिलैरिटी किस वजह से, सिमिलैरिटी इस वजह से है कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज है उसमें क्या है, बहुत कम डिफरेंस है। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज इवेंचुअली क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अभी मैंने बताया था, लिथियम यहाँ है, फिर उसके आगे बेरिलियम एंड देन वी हैव मैग्नीशियम। सो लिथियम का साइज कितना है, 152 पिकोमीटर है, और मैग्नीशियम का साइज क्या है, 160 पिकोमीटर है। डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये क्या है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, स्मॉल होगा, और यहाँ से जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा। तो इवेंचुअली जो डायगनल हम लोग देखते हैं कि लिथियम से मैग्नीशियम जो डायगनली अवेलेबल है उनका साइज़ और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवेंचुअली सेम आ जाती है। सो इस वजह से इनका प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। दूसरी सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह क्या है कि इनका जो आयनिक रेडिया है, दे हैव सिमिलर आयनिक रेडिया। तो इनका जो आयनिक रेडिया है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। तुम देख सकते हो लिथियम पॉजिटिव का 76 पिकोमीटर है, लिथियम और मैग्नीशियम 2 प्लस का 72 पिकोमीटर है। सो इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। अब क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटी तो हम लोग बता चुके हैं किस वजह से, सिमिलर साइज एंड सिमिलर पोलराइजिंग पावर। तो सिमिलर साइज और सिमिलर पोलराइजिंग पावर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। अब क्या क्या है, लिथियम काफ़ी हार्ड होता है, मैग्नीशियम तो हार्ड होता ही है। तो लिथियम क्या होता है, हार्ड होता है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से भी हम लोग काट सकते हैं। तो लिथियम क्या है, कंपैरेटिवली हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मैच कर रही है। ऊपर से इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग लिथियम लिथियम बॉन्ड, लिथियम लिथियम बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो उसको काटना या उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि लिथियम और मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सॉल्युबल, इनके हाइड्रोक्साइड्स उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते जितने सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ दोनों ही रिएक्ट करके Li3n और Mg3n2 बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब नाइट्राइड्स यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ये जो नाइट्राइट बनाने की प्रॉपर्टी है वो सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी है, और लिथियम उस सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड्स लाइक लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, एंड दोनों ही कंबाइन करके क्या देते हैं, ऑक्साइड्स देते हैं। और ऑक्साइड्स तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दोनों के सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं, इनके सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनते। जैसे हम लोगों ने देखा था लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और बाकी सारे सोडियम पर ऑक्साइड बनाते हैं और बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड्स ही बनाना प्रेफर करते हैं, ये कभी भी पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं देते हैं। इनके जो कार्बोनेट होते हैं वो बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट को अगर तुम हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में ऑक्साइड भी मिलेगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही इथेनॉल में सोल्यूबल होता है, बोथ आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। सोल्यूबल में, इथेनॉल में सोल्यूबल होने का मतलब क्या है, बोथ आर कोवलेंट।
दोनों ही कोवलेंट होते हैं, इतने आयनिक नहीं होते हैं। इथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक कंपैरेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये जो लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वाटर में इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते जितने ज़्यादा सोल्यूबल वो इथेनॉल में होते हैं, क्योंकि ये उतने पोलर नहीं है, उतने आयनिक नहीं है, इनका कंपैरेटिवली कोवलेंट कैरेक्टर है। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड है डेलिक्यूसेंट, दोनों ही डेलिक्यूसेंट है। डेलिक्यूसेंट मतलब क्या है कि इनकी हाई पोलराइजिंग पावर है और ये मॉइस्चर आसपास एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर होता है उसको वो अट्रैक्ट करते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास खींच लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से या एनवायरनमेंट में से, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डेलिक्यूसेंट। और ये इनकी हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये .2H2O .8H2O इस तरीके के हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और जब भी तुम देखोगे कि ये हाइड्रेटेड कंपाउंड कहीं पर भी बन रहे हैं तो वही रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो केटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रख लेती है और उसको छोड़ती नहीं है। ऑब्वियसली इसको हीट करेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मॉइस्चर में से वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। सो ये डेलिक्यूसेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हाइड्रेट्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाता है। नाउ वी कम टू द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली चीज़ क्या है कि अगर एक आदमी का जो वेट है अगर 70 kg है तो उसमें से 90 ग्राम सोडियम होता है और 170 ग्राम पोटेशियम होता है। सो मीन्स क्या है कि अमाउंट ऑफ पोटेशियम is always greater than amount of सोडियम। तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है और सोडियम की अमाउंट कम होती है। वाई? बिकॉज पोटेशियम इज यूज्ड विद मैनी एंजाइम्स। तो पोटे एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पोटेशियम चाहिए होता है। काफ़ी सारी रिएक्शन है जहाँ पे एंजाइम यूज होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और वहाँ पे कई बार पोटेशियम की ज़रूरत होती है, तो पोटेशियम वहाँ पे हेल्प करता है एंजाइम को रिएक्शन कराने के लिए। दूसरा क्या है कि ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है पोटेशियम। तो एटीपी क्या होता है? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी में रहता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमें एनर्जी, जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है जो हम लोग खाना खाते हैं वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है और कभी भी जब हमें वापस एनर्जी चाहिए वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज कर देता है। ये जो एनर्जी है वो क्या होता है, पोटेशियम की प्रेजेंस में ही ये बनती है। अगर पोटेशियम नहीं होगा तो एटीपी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होता है कि नेचर में क्या है कि इन नेचर amount of sodium is greater than amount of potassium। तो नेचर में क्या होता है कि सोडियम, जो हमारे आसपास जो खाना वगैरह है, कोई सा भी खाना ले लो या पानी ले लो, उन सब में सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। और हमारी बॉडी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए होता है, सोडियम कम चाहिए होता है। तो जितना भी खाना खाते हो उसमें सोडियम तो जाते ही जाता है, पोटेशियम की इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है। सो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स, ये सपोज एक सेल है तो ये हो गया आउटसाइड, उसका सेल का आउटसाइड, और ये हो गया सेल का इनसाइड। तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यूज होता है। और इनसाइड अंदर पोटेशियम होता है, ठीक है। सो अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम क्या क्यों अंदर होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने होते हैं सेल के अंदर, लाइक एटीपी प्रोडक्शन है और एंजाइम से रिएक्शंस करानी है। तो पोटेशियम अंदर रहेगा और सोडियम क्या होता है, बाहर रहता है। फिर हमारे सेल्स के जो ऊपर होता है एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सेल के ऊपर एक सोडियम पोटेशियम पंप है। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, पंप का मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ को अंदर भेज रहा है और किसी चीज़ को बाहर भेज रहा है। तो ये पंप क्या करता है, ये यहाँ से बाहर से पोटेशियम
बाहर से पोटेशियम को लेता है और उसको अंदर घुसाता है, और अंदर जितना भी सोडियम है उसको क्या करता है, वो बाहर फेंक देता है। तो ऐसे करके मैं बनाता हूँ, इस तरीके का एक कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं कि बाहर से दो पोटेशियम को लेते हैं, एक पोटेशियम और एक पोटेशियम। अब क्या होता है कि सोडियम की बाहर की इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कि वो अंदर ज़बरदस्ती घुसता चला जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल क्या करता है, अगर अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो सेल क्या होगा, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। सो होता क्या है कि सोडियम यहाँ से जो ये सोडियम आयंस है इनको निकाल के वो बाहर फेंक देता है, और बाहर से जो पोटेशियम है उनको वो अंदर लेके आ जाता है। ये जो पोटेशियम बाहर है इनको वो अंदर घुसा देगा, ठीक है। तो क्या होता चल जाएगा कि अंदर की साइड पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, और जो सोडियम ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो पकड़ पकड़ के उनको वो बाहर निकालता जाएगा। तो ये काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। अब इसमें देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस नहीं है कि मतलब 3 सोडियम आयंस को वो उसने बाहर निकाला, और अंदर भी उसे क्या लेके आना चाहिए था, 3 पोटेशियम आयन लेके आना चाहिए था, तभी चार्ज बैलेंस रहता, तभी वो न्यूट्रल रहता। लेकिन इसने क्या किया कि अंदर चार्ज ज़्यादा था, बाहर चार्ज कम था, तो अंदर से ज़्यादा चार्ज बाहर भेज दिया और बाहर से कम चार्ज अंदर ले लिया। तो क्या हो गया, +1 चार्ज आ गया इस सेल के ऊपर। तो ओवरऑल सेल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया, क्योंकि इसने 3 पोटेशियम को बाहर निकाला है और 2 पोटेशियम को अंदर ले निकला है, डाला है। तो इसी तरीके से वो करता जाता है, चार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकालता जाता है और कम चार्ज पार्टिकल को अंदर लेता जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, करंट की तरह काम करेगा। तो हमारे सेल में क्या हो जाता है, एक करंट जनरेट हो जाता है। और ये करंट क्या करता है, ये जो करंट होता है ये हमारे सिग्नल्स में काम आता है, नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स में काम आता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ को तुम टच करोगे तो तुम्हें तुम्हारी स्किन को पता चलेगा कि कोई टच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने टच किया तो मुझे मेरे ब्रेन को पता चल गया कि यहाँ पे किसी ने मुझे टच किया, या अगर कोई कीड़ा चल रहा है मेरी बॉडी पे तो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि हाँ कुछ डेंजरस चीज़ मेरी बॉडी के ऊपर चल रही है और मुझे काट सकती है, तो मैं उसको हटाऊंगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही वो कीड़ा बॉडी के ऊपर चलेगा तो कौन सेंस करेगा, स्किन सेंस करेगी। स्किन के साथ क्या लगे हुए हैं, नर्वस सेल्स लगे हुए हैं। वो नर्वस सेल्स क्या करेंगे, सिग्नल्स को कहाँ भेजेंगे, ब्रेन में। और ये जो सिग्नल्स हैं वो कौन से सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हैं करंट, हमारी बॉडी में जो करंट है। और वो करंट किसकी वजह से आया है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ये करंट जनरेट होता है, और ये करंट हमारी बॉडी में पूरी जगह पे होता है, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अगर कोई गर्म चीज़ को हम लोग हाथ लगाएंगे तो हम लोग हाथ आराम से पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। लेकिन तुमने कुछ गर्म चीज़ को छुआ है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब नर्वस सिस्टम काम करेगा। अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है और जो नर्व सेल्स हैं वो डेड हो गए हैं, तो तुम अगर गर्म पानी में भी हाथ डालोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि पानी गर्म है या नहीं है, और तुम अपनी बॉडी को बचा नहीं सकते, ठीक है। बॉडी हो सकता है कि तुम्हारा हाथ जल जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। सो ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ये जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो किसकी वजह से काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से काम करता है। एंड हेंस सोडियम और पोटेशियम का हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो पोटेशियम है, पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, और सेल के अंदर ज़्यादा होने का भी एक रीज़न है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और उनसे काम करवाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं और वो बहुत सारा डाइजेशन करते हैं, फूड का डाइजेशन, और बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम पोटेशियम करता है। और साथ में ही पोटेशियम कहाँ यूज होता है, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। अब जैसे तुम खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो छोटे छोटे मोनोमर, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड होगा। फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज देंगे, और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब फिर ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, उसका डाइजेशन होगा तो उसको लेके जाया जाएगा, उस ग्लूकोज को सेल के पास लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ पे सेल के अंदर उसे अंदर घुसाएंगे सेल के, और उसके बाद फिर वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे ग्लूकोज, जैसे कोई भी हम लोग खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज जनरेट होता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने रोटी खाई या ब्रेड खाया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो किस में टूट जाएंगे, ग्लूकोज में टूट जाएंगे, और ये जो डाइजेशन होगा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। फिर जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जैसे ही जाएगा तो ब्लड में क्या है कि ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। अब ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो वो ग्लूकोज कहाँ एंटर करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, सेल के अंदर एक न्यूट्रल कंपाउंड अंदर घुस सकता है। सेल के अंदर एक न्यूट्रल कंपाउंड अंदर घुस सकता है, लेकिन कोई चार्ज पार्टिकल अंदर नहीं घुस सकता। सेल की जो बाउंड्रीज होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, लाइक एक सेल है तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो इस तरीके से होगी कि इसके अंदर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो उसको अंदर बाहर आराम से कर देगी, लेकिन चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर नहीं घुस सकता। तो चार्ज मॉलिक्यूल जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, ये अपने आप नहीं घुस सकते, तो इनके लिए आयन चैनल्स होते हैं, और ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो उनकी अमाउंट को रेगुलेट करता है। तो ग्लूकोज क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज आराम से घुस जाता है सेल के अंदर। फिर सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करेगा, अब ग्लूकोज खाना तो मिल गया, अब खाने से क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो फिर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ के उसको किस में कन्वर्ट, उससे काफ़ी सारी एनर्जी निकाली जाती है और उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो एटीपी है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर कभी भी जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में से एटीपी को निकाला जाता है, फिर उनसे एनर्जी रिलीज कराई जाती है और वो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सोडियम पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस ब्लॉक के एल्कली मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नर्व सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पल्प। एंड पोटेशियम के काफ़ी सारे यूजेस हैं, लाइक ये एनर्जी ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करता है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो पोटेशियम के बिना काम नहीं करते हैं। तो अगर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सो नाउ वी कम टू द ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये तो फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमें सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हमारे सेकंड ग्रुप में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, barium and radium, out of which radium is radioactive. ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, और बाकी सारे क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स। इसमें से जो बेरिलियम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और ये जो बेरिलियम है ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेरिलियम की काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्यूमिनियम से मिलती हैं, और बेरिलियम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम से अलग होती है। अब यहाँ पे हम लोग रेडियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज रेडियम इज़ रेडियो एक्टिव, तो इसके स्टडीज़ कर तो रखिए लेकिन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है एंड रेडियम है, आउट ऑफ विच रेडियम इज रेडियो एक्टिव। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। ठीक है। दीज एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, इन्हें बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहली चीज, इसमें से तीन वर्ड है, और मेटल्स का मतलब तो तुम्हें पता है मेटल क्या होता है, मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल, टेक्टाइल होते हैं, तो ये भी उसी तरीके से मेटल होता है, लेकिन उतने लस्ट्रस, उतने मेलेबल, उतने टेक्टाइल होते नहीं है। जैसे तुम्हें मेटल देखने के लिए मिलता है वैसे ये बिल्कुल भी नहीं होते। तो फिर ये मेटल कैसे हुए, ये मेटल इसलिए हुए क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से दे देते हैं, और मेटल की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से देने की।
इसलिए इन्हें मेटल्स बोला जाता है। इसके बाद ये एल्कलाइन क्यों है? एल्कलाइन इसलिए हैं क्योंकि एल्कलाइन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एल्कली एंड एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। एल्कलाइन का मतलब है बेसिक और एल्कली का मतलब है वाटर सोल्यूबल बेस। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये मेटल है, और मेटल जनरली क्या होता है, बेसिक होता है, तो इसलिए ये बेसिक भी है। और अर्थ क्यों यूज किया? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ दे तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इसमें से मैग्नीशियम तुम्हें पता ही होगा, मैग्नीशियम कहाँ यूज होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, और प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है, प्लांट्स को मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है। वो मिट्टी में मैग्नीशियम होता है, वो उस मैग्नीशियम को वो एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जाती है और लीव्स को दे देती है, वहाँ पे क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे अर्थ में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट मतलब ऊपर की जो अर्थ की लेयर है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सिर्फ बेरिलियम को छोड़ के। बेरिलियम क्या करता है? डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और एल्यूमिनियम के साथ मैच करता है, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अलग होती है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम शो होता है। नाउ इफ वी कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कुछ है नहीं। सो बेरिलियम, फिर से लिखता हूँ, सो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। सो ये हो गई इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में से हम लोग देख सकते हैं जो इनका जो वैलेंस शेल है विच इज NS, और इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड है, तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन ये पेयर होते हैं। हाउएवर दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देता है। लूज करने का रीजन क्या है? लूज इसलिए करता है सो दैट इनमें एक सेकंड रुकना। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करते हैं सो दैट दे कैन गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएंगे, सो ये इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। सो इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बेरिलियम क्या बन जाएगा? बेरिलियम 2+ बन जाएगा। जनरली वो बनता नहीं है, बट Mg2+। बेरिलियम 2+ को मैं बेरिलियम 2 ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि बेरिलियम बहुत कोवलेंट होता है। कैल्शियम बन जाएगा कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम बन जाएगा स्ट्रॉन्शियम 2+, बेरियम बन जाएगा बेरियम 2+, एंड रेडियम की हम लोग बात कर नहीं रहे बिकॉज इट इज रेडियो। नाउ वी कम टू द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है? दे हैव स्मॉलर साइज देन एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से इनका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब भी हम लोग जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के बाद साइज डिक्रीज हो जाता है। सो बेरिलियम का जो साइज है वो लिथियम से छोटा होगा, मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा होगा, कैल्शियम का पोटेशियम से, स्ट्रोंशियम का रुबिडियम से, बेरियम का सीजियम से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरीके से इनका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। बट हाउएवर दे हैव सफिशिएंटली लार्ज साइज। इनका साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है बाकी सारे एलिमेंट से। तो इनका जो साइज है वो फर्स्ट ग्रुप से
छोटा है और बाकी सारे एलिमेंट्स इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब से इनका जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप तुम्हें पता ही है कि साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सीधा सीधा शेल इंक्रीज हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और वैसे इनका जो साइज होता है वो फर्स्ट ग्रुप से छोटा होता है, बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा होता है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। नाउ वी कम टू देयर प्रॉपर्टीज। तो वी हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर हमें दिख ही रहा है कि क्या एटॉमिक नंबर होता है। मास हमें दिख रहा है, ऑब्वियसली मास एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज भी होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो ये जो मेटल्स हैं इनकी क्या होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, क्या है इनकी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हायर है, थोड़ी ज़्यादा है, किससे, एल्कली मेटल से, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी कम है। सो हायर देन फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन सीधा। ठीक है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है फर्स्ट ग्रुप से, और बाकी सारे ग्रुप से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी तुम देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी। तो ये होती है डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज इस वजह से होती है सो दैट सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि शेल बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा कि वो उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखे। तो उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट भी दे रखी है और सेकंड भी दे रखी है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए। तो एवरी एलिमेंट फॉलोज द सेम ट्रेंड, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर पे। अब ये जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज। अब चार्ज तो सबका +1 ही होगा, जब जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, या अगर मेटल न्यूट्रल है तो चार्ज तो सबका सेम होगा, क्या डिफरेंट है, सबका साइज। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो बेरिलियम का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, एंड जैसे हम लोग नीचे जाते हैं उनका साइज़ बड़ा होता जाता है और पोलराइजिंग पावर कम होती जाती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेटालिक रेडियस, वही बात आ जाती है एटॉमिक रेडियस जैसी, तो उसको हम डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस, जब वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो उनका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, तो वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पहले डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एंड देन फिर ये डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ बेरिलियम। तो बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से उसका जो मेटल मेटल बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मेटल मेटल बॉन्ड होने की वजह से वो उसका तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे मैंने बताया था कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि और हार्ड भी होता है। तो बेरिलियम हार्ड भी है, किस लिए है, क्योंकि उनका जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो स्ट्रांग है और इतनी आराम से उनका बॉन्ड नहीं टूटेगा। मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है तो मैग्नीशियम का बॉन्ड आराम से टूट जाता है। कैल्शियम ऑन द अदर हैंड, कैल्शियम का साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है और कैल्शियम फिर भी क्या कर रहा है कि ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बना पा रहा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, सो इसको याद नहीं करना है, हमें ये नहीं देखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बस ये याद रखना है कि
बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है और बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। किस लिए है? ये उसका स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बेरिलियम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बाकी जैसे सारे एलिमेंट से। डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी डेंसिटी डेफिनेटली कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। बाकी डेंसिटी का हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो बेरिलियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी सबका जो है रिडक्शन पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट इज अकरेंस इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज जो अर्थ क्रस्ट है और अर्थ क्रस्ट के जो नीचे थोड़ी सी लेयर्स हैं उनको लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर में तुम्हें दिख रहा होगा कि इनकी जो अमाउंट है, जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, पार्ट्स पर मिलियन में है। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन या 1 मिलियन केजी तुम कंसिडर कर लो। 1 मिलियन केजी अगर तुम अर्थ क्रस्ट लोगी या मिट्टी लोगी तो उसमें से 2 केजी तुम्हें बेरिलियम मिलेगा या 3 केजी या 4 केजी, ठीक है। सो 1 मिलियन केजी में सिर्फ 2 केजी बेरिलियम मिलना मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो इसी तरीके से इनकी जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, इनकी अकरेंस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे बेरिलियम की कम है, मैग्नीशियम की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मैग्नीशियम की ज़्यादा किस लिए है? मैग्नीशियम की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम हमारे प्लांट्स वगैरह में यूज़ होता है और उनके ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तुम खुद ही देख सकते हो कि जब इतने सारे प्लांट्स हैं, सारे ही ग्रीन कलर के हैं, सबके अंदर ही क्लोरोफिल है, तो मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो मैग्नीशियम है वो कॉन्टिन्यूसली रिसाइकिल होता रहता है। जैसे पेड़ पौधे टूट गए, मतलब खराब हो गए, मर गए, तो फिर उनका जो कैल्शियम, उनका जो क्लोरोफिल है वो कहाँ जाएगा? वो मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी में फिर मैग्नीशियम फिर से जनरेट हो जाएगा, फिर वो मैग्नीशियम वापस ले लिया जाएगा प्लांट्स के थ्रू। तो इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे तुम लाइमस्टोन देखते हो, जो मार्बल वगैरह होते हैं वो कैल्शियम के ही होते हैं, कैल्शियम से ही बनते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन अवेलेबल है नेचर में। स्ट्रॉन्शियम बेरियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। ये जो स्ट्रॉन्शियम बेरियम है ज़्यादा अमाउंट में अर्थ में मिलते हैं। रेडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हें दिख रही होगी 10⁻⁻⁶। मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो स्टेबल तो है नहीं, तो स्टेबल नहीं होने की वजह से पास्ट में कभी वो बना होगा तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सारे ही सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं। तो जैसे हमें पता है मेटल जैसे सिल्वर कलर के दिखते हैं सारे, आयरन की तरह दिखते हैं या स्टील की तरह जैसा कलर होता है लस्ट्रस, उसी तरीके से होते हैं। ये सब सॉफ्ट होते हैं लेकिन इनकी जो हार्डनेस है वो फर्स्ट ग्रुप से, जो फर्स्ट ग्रुप है लिख देता हूँ, हाँ यहाँ लिखा ही हुआ है, सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल से ये ज़्यादा हार्ड होते हैं और बाकी सारे मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? दे अपीयर समवट ग्रेइश। तो उनका जो कलर होता है वो थोड़ा ग्रे कलर से मिलता है लेकिन लस्ट्रस होता है। जैसे हमारा ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के ऊपर जो लीड होती है, सॉरी लेड होता है, उसमें जो ग्रे कलर होता है उसी तरीके से तुम्हें बेरिलियम और मैग्नीशियम दिखेगा। अब क्या होता है कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड मैग्नीशियम, सो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैल्शियम देता है ब्रिक रेड कलर, ये देता है क्रीमसन रेड, और इसका होता है एप्पल ग्रीन। तो ये है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब है, जैसे पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होता है जब इनको हीट किया जाता है, जब इनको फ्लेम के अंदर हीट किया जाता है तो दे रिलीज लॉट ऑफ कलर। तो क्यों वो कलर जो होता है
वो किस वजह से होता है? वो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी फिर वो एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वो वापस आएगा और वो जो एनर्जी होगा वो उस रीजन में रिलीज करता है। सो कैल्शियम को अगर तुम हीट करोगे, अगर कैल्शियम का कोई सॉल्ट है तुम्हारे पास और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करोगे तो उसका जो कलर आएगा वो किस तरीके से आएगा? ब्रिक रेड कलर का आएगा। स्ट्रॉन्शियम का आता है क्रिम्सन रेड और बेरियम का आता है एप्पल ग्रीन। अब एप्पल तो रेड होता है लेकिन ग्रीन कलर का भी एप्पल होता है। ग्रीन कलर के एप्पल तुमने देखे होंगे जो पूरे पके नहीं होते। तो जो कश्मीरी जो एप्पल्स होते हैं ग्रीन कलर के, उसमें तुम देखना कि वो वाला जो कलर होता है वो बेरियम का आता है। तो इन एलिमेंट्स को हम लोग फ्लेम टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक तुम्हारे कुछ कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर है और उसमें से तुम्हें चेक करना है कि इसके अंदर बेरियम है या नहीं। तो उसको तुम किसी भी स्पैचुला के ऊपर या स्पून के ऊपर बेरियम लोगे, मतलब मिक्सचर लोगे और उसे आग के ऊपर रख दोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा? जलना स्टार्ट होगा। और किस कलर से स्टार्ट होगा? एप्पल ग्रीन कलर से। जब फ्लेम होगी वो ग्रीन कलर की निकलेगी। जब ग्रीन कलर की फ्लेम निकलेगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है? बेरियम है। इसी तरीके से अगर क्रीमसन रेड कलर की फ्लेम निकल रही है तो वो स्ट्रॉन्शियम की है, और ब्रिक रेड एकदम रेड कलर की निकल रही है तो मतलब वो कैल्शियम है। येलो कलर की निकल रही है तो वो सोडियम है। वॉयलेट कलर की निकल रही है तो वो कौन है? पोटेशियम है। तो इस तरीके से तुम्हें ये जो कलर्स हैं, ये कौन कौन से कलर्स देते हैं वो तुम्हें डेफिनेटली याद करना है। अब ये जो कलर्स हैं वो किस वजह से आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ग्राउंड स्टेट में है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर वो कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और फिर जब वो वापस आता है तो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करता है जो कि विजिबल रीजन में चली जाती है और वो उस कलर का दिखाई देता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन है कि सिर्फ कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ही क्यों? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का क्या? बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं दिखाते हैं, यस, वो फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते। फ्लेम टेस्ट क्यों शो नहीं करते? क्योंकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करता, मतलब ये इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो पहले एक्साइट नहीं करेंगे। अगर वो एक्साइट करेंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल भी जाती है, एक्साइट करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होती है वो यूवी रीजन में चली जाती है। और यूवी रीजन में अगर वो जाएगी तो हमें वो दिखाई नहीं देंगे, तो वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। उनकी जो फ्लेम होती है वो नहीं दिखाई देती क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं करती है। अब ये जो इनका जो कलर है, इसकी इंटेंसिटी की बेसिस पे भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्शियम है, कितना कैल्शियम है या कितना बेरियम है। सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड हम लोगों ने यूज़ किया है उसकी कितनी अमाउंट है। लाइक तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, एक पाउडर तुम्हें दे दिया और तुमसे पूछा गया कि इसके अंदर कितना कैल्शियम है, तो तुम तो बता ही नहीं सकते। तुम ये बता सकते हो कि इसके अंदर कैल्शियम है या नहीं है। कैसे बताओगे? कैल्शियम उसको लोगे, पाउडर लोगे, उसको गैस पे रखोगे और वो रेड कलर का जलने लगेगा, तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैल्शियम है, लेकिन कितना कैल्शियम है ये नहीं पता चलेगा। तो उसकी जो एस्टिमेशन है, उसका कितना अमाउंट है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। एक मशीन होती है, तो मशीन में डालोगे वो उसको जलाएगी और जलाने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही बता देगी कि इसके अंदर कितनी अमाउंट है कैल्शियम की, कितनी अमाउंट स्ट्रॉन्शियम की, कितनी अमाउंट बेरियम की या एल्कली मेटल्स की। तो एल्कली मेटल्स के एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्लेम फोटोमेट्री जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया, 5 मिनट और लेता हूँ मैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम है और ये काफ़ी हद तक इनर्ट रहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये एकदम से एयर में जल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। इनके साथ ही ऐसा नहीं होता, ये कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं और इनके इनर्ट होने का रीज़न क्या है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये इतनी आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। तो ये कम रिएक्टिव हैं और ये बहुत आराम से ऑक्सीजन और वाटर के साथ इतने आराम से रिएक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा रीज़न क्या है, इनके ऊपर क्या होता है कि एक ऑक्साइड की थिन फिल्म जम जाती है। जैसे बेरिलियम है,
तो बेरिलियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करा, लेकिन इसके चारों तरफ क्या हो गई, एक लेयर जम गई, किसकी, बेरिलियम ऑक्साइड की। अब ये जो बेरिलियम ऑक्साइड की जो आउटर लेयर है वो बेरिलियम को बचाती है कि फर्दर रिएक्शन हो सके। सो बेरिलियम मैग्नीशियम ये क्या होते हैं, आराम से बचे रहते हैं, ये ख़त्म नहीं हो जाते एयर में। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम के साथ यही है, जब एल्यूमिनियम नया नया होता है तो वो एकदम चमक रहा होता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ये जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की जो लेयर है वो फर्दर रस्टिंग या फर्दर कोरोजन नहीं करने देती, क्योंकि लेयर जम गई है। अब वो लेयर जो होती है वो चिपकी रहती है बेरिलियम के साथ, जैसे ये जो लेयर है वो चिपकी रहती है। एल्यूमिनियम के साथ जो लेयर बनेगी वो भी उसके ऊपर एक फिल्म बना लेगी, पतली सी लेयर बना लेगी, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन उसके अंदर वाले एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगी। आयरन के केस में क्या होता है, जैसे आयरन का कोई तुमने ले लिया, तो आयरन के केस में क्या होता है कि आयरन रिएक्ट करता है और वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है, जंग जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का, वो बन तो जाता है लेकिन वो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो चिपका नहीं रहता, वो क्या होता है, झड़ता रहता है, नीचे गिर जाता है काफ़ी सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ से निकल गया तो वहाँ पे स्पेस मिल गया नए आयरन को। सो ऐसा होता है, जैसे ये कंसिडर करो कि यहाँ पे कुछ आयरन था, वो उसके ऊपर जंग लग गया, तो ये जो जंग लगा, जो रस्ट लगा, वो रस्ट क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा तो फिर और आयरन मिल गया उसे, फिर ऑक्सीजन और रिएक्ट करेगी, फिर और ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही जो सारा आयरन हमारे पास है वो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O में कन्वर्ट, रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रस्ट में कन्वर्ट हो गया वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आयरन क्या होता है, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है विद टाइम। लेकिन एल्यूमिनियम या बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ ऐसा केस नहीं है, ये इनको सालों साल तुम ऐसे ही रखे रह सकते हो। सो आयरन को हमें कोरोजन से बचाना पड़ता है। आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसको सारा ख़त्म कर देती, कोरोजन कर देती। तो कोरोजन से बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए, उसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा दी जाए, इस तरीके गैल्वेनाइजेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड। तो इस तरीके से अगर हम लोग आयरन हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, लाइक ब्रिजेस बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आयरन की, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है हमारे नेचर में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए तो हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स बनाए जिससे हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। अब आयरन की जगह एल्यूमिनियम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और इतना स्ट्रांग नहीं होता। अदरवाइज एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा मटेरियल हो सकता था, क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। बाकी एलिमेंट जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनके ऊपर भी रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग मतलब सिल्वर के साथ होती है, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम के साथ नहीं, जनरली नहीं होती है। तो गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रस्टिंग नहीं हो सकती, तो उनको भी हम लोग ब्रिजेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो गोल्ड के ब्रिज तो कोई बनाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारे पास एक आयरन और कुछ और मेटल ही बनते हैं या अलॉयज बनते हैं जो यूज़ होते हैं। फिर आयरन को क्या बनाया गया, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया गया। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, तो इट इज़ वेरी मच बेटर फॉर अस। एनीवेज, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनके जो ऑलमोस्ट कंपाउंड होते हैं वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन एक लेयर बना देती है, ऑक्साइड लेयर की, जो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं उसे ऑक्सीजन में हीट करूँ तो बेरिलियम ऑक्साइड भी देगा और वो ब्रिलियंटली जल जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम का तुम रिबन लेते हो और उसे हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन में बहुत चमकते हुए जलता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे क्रैकर्स जलते हैं उसी तरीके से वो भी जलेगा। आवाज़ नहीं होगी, एक्सप्लोजन नहीं होगा, लेकिन बहुत आराम से वो जलता चला जाएगा। बेरिलियम के साथ भी यही है, बेरिलियम का अगर पाउडर को हम लोग जलाना चाहेंगे तो वो आराम से जल जाएगा। उसके बाद ये नाइट्राइड्स भी बनाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लिथियम की बात करी थी कि लिथियम की एक टेंडेंसी होती है कि वो नाइट्राइड्स बनाता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बहुत आराम से बना लेते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये ऑक्सीजन के साथ इतनी आराम से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, मार्बल है, अगर मार्बल एयर से रिएक्ट करता है तो मार्बल ख़त्म ही हो जाता है, तो उसको हम लोग फ्लोर्स बनाने में या ताजमहल बनाने में यूज़ नहीं करते। तो उससे हमें याद रहेगा कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीज विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या होता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाटर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इतने आराम से रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत आराम से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इसको मैं कल थोड़ा जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कराऊंगा, और आई होप कल हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे ये। उसके बाद फिर हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे।